हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम आज बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन की। उससे पहले आपने संस्थागत नियोजन और फिर प्रबंधन के बारे में यूथर का डेफिनेशन देखा है। आपका ये 4th सेमेस्टर का है। सेकंड टॉपिक है और आपके टॉपिक का नाम है विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट तो जैसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वैसे भी अगर आप देखें तो शिक्षा जो है वो एक लॉन्ग लाइफ चलने वाली प्रक्रिया है। अगर जो मैकेंजी के डेफिनेशन को हम देखें तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। उसके लिए किसी विद्यालय जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर जो हम उसके अदर देखें तो शिक्षा प्राप्त करने की मूल इकाई जो होती है वो विद्यालय ही होती है। एजुकेशन के जो संकुचित अर्थ है उसके अंतर्गत विद्यालय शिक्षा को रखा गया है, जहाँ पर हम शिक्षा के ये जो व्यापक अर्थ है और जो इसके संकुचित अर्थ है दोनों को इसके वास्तविक अर्थ में डालते हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय इसकी मूल इकाई माना गया है कि हम विद्यालय जाएंगे तो वहाँ पर एक निश्चित समय में विद्यालय जाना होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है और निश्चित समय में हमें एक शिक्षा, हमारी एक क्लासरूम पूरी होती है और एक डिग्री हमें मिलती है। और विद्यालय प्रबंधन की मूल इकाई जो होती है वो क्लासरूम होती है। शिक्षा प्राप्त करने की मूल इकाई विद्यालय है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन की मूल इकाई जो होती है वो क्लासरूम होती है। इसको आप देख सकते हैं, अगर आपने कोठारी आयोग 64-66 में लॉन्च हुआ 64-66 में, उसमें कहा गया है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसके अध्ययन कक्षों में होता है। ये एक बहुत ही बिल्कुल ही पॉपुलर डेफिनेशन रहा है और इसको मतलब हर जगह बोला जाता है, लोग कहते हैं और इससे मोटिवेट भी होते हैं कि जो क्लासरूम है वहीं पर भारत के भाग्य का निर्माण होता है। और उसके बाद कोठारी आयोग में ये भी कहा गया है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है ये प्रजातांत्रिक मूल्यों और गुणों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है वो प्रजातांत्रिक मूल्य, यहाँ के जो कल्चर है उसको ध्यान में रखकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। और साथ ही इसके ये भी कहा गया है कि जो शिक्षा है वो छात्रों का सर्वांगीण विकास के लिए हो और साथ साथ जो शिक्षक हैं वो भी प्रशिक्षित हो, जिसके माध्यम से छात्रों को एक अच्छी शिक्षा दी जा सके, जिससे कि वो एक राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सके, उनमें नेतृत्व के गुणों की क्षमता विकसित हो सके। उसके बाद हम अगर जो देखें शिक्षा प्रबंधन आता है। शिक्षा प्रबंधन क्या होती है कि हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे विद्यालय एक भौतिक संस्था है, एक शैक्षिक संस्था है जहां पर हम शिक्षा का प्रबंधन करते हैं और जिसके द्वारा इस संगठन या संस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। शैक्षिक संस्था होने के साथ साथ विद्यालय में काम करने के लिए जैसे यहाँ पर प्रबंधन का वो डेफिनेशन आ जाता है जिसमें हम नियोजन को रखते हैं, प्लानिंग को रखते हैं और उसके बाद नियंत्रण को रखते हैं, संगठन को रखते हैं, जिसके माध्यम से शिक्षा व्यवस्था या किसी भी संगठन या संस्था को चलाया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं बहुत सारी, जैसे अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। एक है हैरोल्ड कीनज, इन्होंने कहा है कि औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्ति
व्यक्ति से कार्य कराने की प्रक्रिया ही हम प्रबंधन कहते हैं। कि किसी को मिलाकर जब हम जो वर्क करते हैं उसको हम प्रबंधन कहते हैं। और संस्थागत समूहों में जैसे लोगों के समूह को मिलाकर जो काम किया जाता है संगठन के तहत, उसमें वो संगठन हमारे औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूपों से सहयोग करता है। अगर अब हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था की, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं कैसी होनी चाहिए, किन किन चीजों को इनमें ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन, इसको हम एक डायग्राम के तहत बताते हैं। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए। और अगला, विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता होनी चाहिए। और अगला, विद्यालय प्रबंधन का प्रारूप, विद्यालय प्रबंधन का प्रारूप, विद्यालय प्रबंधन का प्रारूप समाज राष्ट्र राजनीति तथा दर्शन के अनुरूप। समाज राष्ट्र राजनीति तथा दर्शन के अनुरूप। और अगला है विद्यालय प्रबंधन की क्षमता। विद्यालय प्रबंधन की सक्षमता। और उसके बाद है अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति। किसी भी विद्यालय का जब प्रबंधन किया जाता है, जो वहां पर हम इसकी इन विशेषताओं को रखते हैं, तो सबसे पहले आता है विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन। लचीलापन से क्या होता है, जब हम उसकी व्यवस्था करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, तो हमें उसमें सैद्धांतिकता की जगह पर व्यवहारिकता और लचीलापन को अधिक रखना चाहिए। यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग, समय के डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन कर सके। और अगली बात है विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता। विद्यालय प्रबंधन में सैद्धांतिकता की जगह पर व्यवहारिकता को अधिक रखना चाहिए। और यहाँ पर जैसे प्रबंध कमेटी है, प्रधानाध्यापक है, शिक्षक है, इनमें एक सही समन्वय और तालमेल होना चाहिए। अगला है विद्यालय प्रबंधन का प्रारूप समाज, राष्ट्र और राजनीति तथा दर्शन के अनुरूप होना चाहिए।
किसी भी चीज को अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहां पर उस चीज को सबसे पहले हमारी आवश्यकताओं को रखा जाता है। हमारी आवश्यकताएं क्या है, हमारे समाज की आवश्यकताएं क्या है, हमारे राष्ट्र की आवश्यकताएं क्या है, हमारा कल्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी व्यवस्था को अपने समाज में लाते हैं, जिससे कि उसके साथ साथ हमारे अपने हितों के साथ साथ हमारे राष्ट्र और देश का भी हित उसमें रहता है। जैसे देखिए, और जैसे जब व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित थी, कब सीमित थी? मानव विकास से पहले उसकी आवश्यकताएं सीमित थी, केवल रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि केवल जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आवश्यक आवश्यकताएं हैं, उसी को पूरा करने से काम चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये विकास की प्रक्रिया बढ़ती गई, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती गई, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अदर लोगों पर डिपेंड रहना पड़ा, और उसके लिए अलग अलग संगठनों का निर्माण हुआ, अलग अलग समूहों का निर्माण हुआ, जो औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही तरीके से हमारी उन आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारा सहयोग करते हैं। और उसके बाद है विद्यालय प्रबंधन की सक्षमता। विद्यालय प्रबंधन की सक्षमता से मतलब ये है कि हमें कोई भी व्यवस्था, कोई भी मतलब प्रक्रिया या प्लानिंग इस तरीके से करनी चाहिए जो हमारी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो। जैसे जो विद्यालय में एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट है उसकी व्यवस्था करना, और जो विद्यालय के मानवीय और भौतिक संसाधन है उसको अच्छे तरीके से बनाए रखना। और उसके बाद है अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति। इसके तहत हमारा जो एक अपेक्षित उद्देश्य है जिसको पूरा करने के लिए हमने इस संगठन को ऑर्गेनाइज किया है उसको प्राप्त करना। ठीक है, थैंक्स।